नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो योग करें रोज, इसमें आपका स्वागत है। और सबसे पहले जी बिजनेस के सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और लगातार हम दिन भर आपको बता भी रहे हैं कि किस तरह से आप योग कर सकते हैं। और योग आपको सेहतमंद, तंदुरुस्त बनाता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। और कोरोना काल में भी इसकी महत्ता बहुत सही तरीके से साबित हुई है। लॉकडाउन के कारण लोग घरों में थे और जिम, पार्क वगैरह बंद, ऐसे में लोगों की सेहत का साथी बना योग। आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर न सिर्फ रोजाना योग करने के फायदे हम जानेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि कैसे आप घर, ऑफिस या कहीं पर भी योग के लिए वक्त निकाल सकते हैं। और हम सब के लिए एक बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि योग करें, ये बात तो हम सब सुनते आए हैं लगातार, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी, अलग अलग लोगों से भी। लेकिन सवाल यह है कि लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि कौन सा योग करें, किस चीज़ के लिए कौन सा योग करें। तो आज के इस शो में हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग जो दिक्कतें होती है आपकी बॉडी में, उसको ठीक करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए आपको किस किस तरह का योग करना चाहिए। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अलग अलग मुद्राओं में बैठे और अलग अलग आसनों से अपनी इंद्रियों को साधते कुछ और नहीं, ये लोग योग कर रहे हैं। हर मुद्रा, हर आसन शरीर के खास अंग के लिए बना है। शायद इसीलिए योग सिर्फ खुद को निरोग और तंदुरुस्त रखने की कला से ज्यादा एक विज्ञान है। ऐसा विज्ञान जिसके ज्ञान में आज पूरा विश्व गोते लगा रहा है, योग कर रहा है और रोगों को हरा रहा है। कोरोना महामारी के इस दौर में भी योग करना फायदेमंद है, यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सिद्ध हो चुका है। लोम लिंडा यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन कैलिफोर्निया की एक रिपोर्ट कहती है कि कोरोना काल में योग करना शरीर के लिए फायदेमंद है। ये उनके लिए भी फायदेमंद है जिन्हें कोरोना नहीं हुआ है, और उनके लिए भी जो कोरोना के मरीज हैं या फिर कोरोना से ठीक हुए हैं। योग करने से श्वसन तंत्र में सुधार देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, योग के अलग अलग आसन करने से कोरोना से रिकवरी में भी मदद मिलती है और इससे मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इस कोरोना काल में अगर आप खुद की इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, खुद को निरोग रखना चाहते हैं, तो घर में या फिर ऑफिस में काम के वक्त कुछ समय निकालकर योग के आसन कर सकते हैं। जैसे आप कहीं भी और कभी भी अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। सांसों की लयबद्ध करने की ये तकनीक न सिर्फ आपके श्वसन तंत्र में सुधार लाती है, बल्कि इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करती है। कोरोना के काल में वृक्षासन करना फायदेमंद है। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है और पैरों और कमर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। भुजंगासन और मत्स्यासन करना भी शरीर के लिए अच्छा होता है। इनसे फेफड़े मजबूत होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इन दोनों आसनों से कमर, गर्दन के दर्द वगैरह भी दूर होते हैं। आप घर पर ही पश्चिमोत्तासन भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस आसन का सबसे ज्यादा फायदा बीपी और डायबिटीज वाले मरीजों को मिलता है। और अंतिम है सूर्य नमस्कार, जिसका शरीर के हर अंग पर असर पड़ता है। अब तो पूरी दुनिया मान चुकी है कि योग करने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और खून के बहाव में सुधार आता है, जिससे उसे करने वाले को किसी बीमारी से ठीक होने में कम समय लगता है, जिन्हें सिर्फ योग के जरिए ठीक या काबू किया जा सकता है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने व्यस्त समय से अपने लिए कुछ समय निकालकर योग करें और सेहतमंद रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। 3 खास मेहमान हैं हमारे साथ। हैं जानी मानी योग इंस्ट्रक्टर अपेक्षा नौटियाल, योग एक्सपर्ट वंदना गुप्ता और योग गुरु आचार्य प्रतिष्ठा शर्मा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम का हमारा मकसद यही है कि हम आपको कुछ योग के आसन हमारे एक्सपर्ट के जरिए बता पाएं,
ताकि आप इसे देखकर ये समझ पाएं कि आपको किस चीज़ के लिए किस तरह का आसन करना है। तो मेरा सबसे पहला सवाल अपेक्षा नौटियाल जी आपसे होगा कि कोरोना काल में, वैसे तो योग की महत्ता हमेशा से रही है, लेकिन कोरोना काल में इसकी महत्ता और बढ़ गई है, क्योंकि कहते हैं कि कोरोना से रिकवरी के बाद जो लोग योग ठीक तरीके से करते हैं वो बहुत जल्दी पूरी तरह से रिकवर हो जाते हैं। जो ऑक्सीजन लेवल की दिक्कत हमने बीच में देखी थी, जो लोग लगातार योग करते हैं, रेगुलर योग करते हैं, उनको इस तरह की परेशानी कम होती है। तो पहला सवाल मेरा मैम आपसे यही होगा कि आप जरा हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कोरोना से जुड़े हुए तीन महत्वपूर्ण बातें। एक तो ये कि जो लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं, रिकवरी के लिए क्या योग करना चाहिए और किस तरह का योग करना चाहिए। दूसरी बड़ी बात ये कि जो कोरोना की वजह से मतलब कोरोना ना हो, इम्यूनिटी मजबूत बनाए, आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहे, आपका श्वास कंट्रोल रहे, इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए किस तरह का योग करना चाहिए। तो पहला तो आपने पूछा जैसे कि अगर आपको कोरोना हो चुका है किसी को और उसके बाद रिकवरी के लिए कैसा योग करें। पहली बात, हम जो भी योग करें रिकवरी के बाद हमें धीरे धीरे करना होगा और हम बहुत जल्दी आसनों का प्रयास और अभ्यास नहीं कर सकते, बड़े बड़े आसनों का। तो प्राणायाम से शुरू करें। कोरोना के बाद आप, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लंग्स में इफेक्ट हुआ होगा जब आपको कोरोना का वायरस लगा है, तो धीरे धीरे फीवर, प्राणायाम करें, कुछ मुद्राएं होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट, उनका अभ्यास करें, धीरे धीरे अपना अभ्यास बढ़ाएं और उसके बाद जब आप पूरी तरह से रिकवर हो जाएं तो फिर आप अपना योग अभ्यास और बढ़ा सकते हो और शुरू कर सकते हैं। दूसरा आपने पूछा कि इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनिटी देखिए योग ऐसी चीज है जो कि सदियों से चली आ रही है और आज भी रेलेवेंट है। इसका यही रीजन है कि योग सिर्फ एक एक्सरसाइज या फिटनेस रूटीन नहीं है, योग आपके पूरे शरीर के अंदर के ऑर्गन्स को भी साफ रखता है और स्वस्थ रखता है। तो इम्यूनिटी पे जो आसन योग के डिजाइन किए गए हैं वो इसी तरह से हैं कि ना ही आपका बाहर से शरीर आपको अच्छा दिखेगा, स्वस्थ दिखेगा, पर अंदर से भी आपके ऑर्गन्स को भी मसाज मिलती है। ऑर्गन्स की तरफ कैसे हम सांस का ध्यान करते हुए, अपनी सांस को यूज करते हुए अपने ऑर्गन्स को स्वस्थ रख सकते हैं। तो योग का अभ्यास ओवरऑल आपकी पूरी हेल्थ के लिए है और जब आप योगा कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हैं तो आप पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें करनी है, एडवांस योगा करना है। जितना भी आप योगा करते हैं, अगर आप हर दिन रोज रेगुलरली करेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत स्वस्थ और हैप्पी रहेंगे। बिल्कुल, तो ये योग की महत्ता है कि आपको योग कैसे करना चाहिए कोरोना से, ये बात बहुत ठीक है और ये बात आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर आपने कोरोना को मात दिया है तो उसके बाद धीरे धीरे योग शुरू करें। मतलब हैवी कोई एक्सरसाइज ना कर लें जिससे आपकी तकलीफ बढ़ जाए, लेकिन धीरे धीरे आप करेंगे तो आप अंदर से मजबूत होते जाएंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब मैं वंदना जी, मैम, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर दो महत्वपूर्ण बातें जो अभी अपेक्षा जी ने बताई कि एक तो रिकवरी के बाद किस तरह से योग करना है और कोरोना ना हो, इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखने के लिए, अपने आप को हेल्दी बनाए रखने के लिए किस तरह से आपको योग करना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कोरोना काल में ये आई है कि कोरोना का जब से शुरू हुआ है कहर, लोगों में अलग अलग तरह के तनाव दिखे हैं। कई बहुत तरह के रिसर्च भी सामने आए हैं जिसमें लोगों में मेंटल टेंशन पाया गया है, नौकरी का, जॉब का, बिजनेस का, और घर में रहते हुए बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी लोगों में पाया गया है। तो आप जरा बताएं मैम कि कोरोना काल में तनाव दूर करने के लिए, टेंशन दूर करने के लिए, और सिर्फ कोरोना की बात नहीं है, वैसे भी लोगों की जो आजकल की लाइफ है, कॉर्पोरेट लाइफ, उसमें लोग थोड़ा तनावग्रस्त रहते हैं अपनी जॉब को लेकर, अपने पूरी प्लानिंग को लेकर। तो तनाव दूर करने के लिए मैम कौन सा आसन करना चाहिए, अगर ये आप जरा करके बता पाएं, अगर संभव हो कैमरे में, तो हमारे दर्शकों को के लिए आसानी होगी कि तनाव दूर करने के लिए कौन सा आसन किया जाए।
जी, एक तो मैं ज़रूर पहले ये ज़रूर दिखा भी देती हूँ कि कौन से आसन करने चाहिए, कौन से प्राणायाम करने चाहिए। एक्चुअली जितने भी फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर होते हैं जिनमें हम आगे की तरफ झुकते हैं, वो तनाव के लिए बहुत अच्छे आसन होते हैं। सिर्फ उनको तब अवॉइड कर देना चाहिए अगर आपको हाई बीपी का प्रॉब्लम है, तो वो शायद कुछ केसेस में आप वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन सूर्य नमस्कार एक बहुत ही कारगर एक आसन नहीं है, वो 12 आसनों का समावेश है। सूर्य नमस्कार सबको ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। जिनको बीपी वगैरह की प्रॉब्लम, उन्हें मध्यम गति से या धीमी गति से प्रैक्टिस करनी चाहिए। जिनको नहीं है ये प्रॉब्लम, उनको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। कार्डियोवास्कुलर के लिए भी अच्छा है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, साथ ही हमारे मेंटल स्ट्रेस को बहुत कम करने में मदद करता है और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए भी बहुत अच्छा है। तो एक बार मैं सूर्य नमस्कार भी करके दिखा दूंगी, साथ ही पादहस्तासन या इस तरह के आसन जो होते हैं वो करने चाहिए। प्राणायाम पहले दिखा देती हूँ क्योंकि मैं बैठी हुई हूँ, एंड देन आई विल स्टैंड अप। तो प्राणायाम जैसे कि हमारा अनुलोम विलोम, आपने शुरुआत भी अनुलोम विलोम बोलने से की थी, तो अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और कपालभाति एक क्रिया है एक्चुअली, लेकिन क्योंकि ब्रीदिंग टेक्निक है तो इसको हम प्राणायाम के अंतर्गत रखकर एक बार बात कर सकते हैं इस बारे में। तो ये क्लिनजिंग क्रिया है जिससे कि हमारे जो फेफड़े हैं, जो हमारे लंग्स हैं, वो क्लीन होते हैं, हमारी पूरी बॉडी क्लीन होती है और साथ ही हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है यानी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। अनुलोम विलोम, इसके साथ में एक मुद्रा के बारे में बात करना चाहूंगी जिसका नाम है प्राण मुद्रा। इसको प्राण मुद्रा बहुत ही सिंपल है, आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। तो जो आपकी रिंग फिंगर है और लिटिल फिंगर है, उन दोनों के जो टिप्स हैं उसको आपको अंगूठे से इस तरह जोड़ना है और बाकी आपकी फर्स्ट और सेकंड फिंगर को सीधे रखना है। तो इस तरह से आपको बस बैठना है। अगर आप ऑफिस में हैं, चेयर पे बैठे हुए हैं, आप कभी भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और है भ्रामरी, वो एक प्राणायाम है, तो आप वो सन्मुखी मुद्रा लेकर कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर स्ट्रेस। तो मैं आपको सबसे पहले सूर्य नमस्कार करके दिखा देती हूँ एक बार। वैसे सभी को आता है, बट सिंस आपने पूछा है तो मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको कि कैसे किया जाता है सूर्य नमस्कार। सो हमारी वायर को आप थोड़ा फॉलो कर लें क्योंकि माइक के लिए हमने लगाया है। सबसे पहले आप एकदम सीधे खड़े हो जाएंगे समस्थिति में, दोनों पैरों को साथ में रख के, हाथ आपके जो थाइज हैं उससे लगे हुए हैं। इनहेल करेंगे और एक्सहेल करके दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में अपने चेस्ट के सामने लेकर आएंगे। फिर इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और थोड़ा सा पीछे झुकेंगे, जितना आप कंफर्टेबली झुक सकते हैं पीछे की तरफ, और एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ झुकना अपनी कमर से। सो मेक श्योर कि आप इस तरह हंच ना करें, धीरे धीरे। तो अगर आपकी ये लिमिट है आप यहाँ रुक सकते हैं। अगर आप पूरा नीचे जा सकते हैं तो पूरा नीचे जाने की कोशिश करेंगे, नहीं भी जा सकते थोड़े घुटने मोड़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनहेल करते हुए राइट लेग को पीछे लेकर जाएंगे आशु संचालन में, रिटेन करेंगे या तो इस ब्रेथ को, या फिर एक्सहेल करके दोबारा इनहेल कर लीजिए और लेफ्ट लेग को भी पीछे ले जाएंगे प्लैंक फलकासन में। एक्सहेल करते हुए शष्टांगा में आएंगे। आजकल यह आसन बहुत बहुत फेमस है क्योंकि प्रोन जो अवस्था है, जो पोजीशन है, उससे कोरोना में बहुत सहायता मिलती है, इसलिए इसके साथ में इसके बाद करेंगे हम भुजंग आसन, और भुजंग आसन के बाद हम जाएंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग अधोमुख स्वान आसन में, और इसके बाद इनहेल करते हुए राइट लेग को वापस अश्व संचालन में लाएंगे। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट लेग को पादहस्तासन में लेकर आएंगे और इनहेल करते हुए थोड़े से घुटने मोड़ना हमेशा ज्यादा अच्छा है, जैसे कि किसी तरह की इंजरी ना हो। इनहेल करते हुए सीधा ऊपर आएंगे, थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकेंगे, एक्सहेल करते हुए आसन को रिलीज करेंगे। तो ये है सूर्य नमस्कार। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और अगर आपने 3 सेट यानी कि राइट एंड लेफ्ट 1 सेट होता है और आपने 6 बार सूर्य नमस्कार भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया और उसके बाद आपने प्रैक्टिस किया प्राणायाम का, तो वो भी इनफ है। जैसे आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास उतना टाइम नहीं होता, और ये भी एक स्ट्रेस का कारण है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा ये छूट रहा है वो छूट रहा है। तो इस वजह से आप अगर सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करते हैं, प्राणायाम करते हैं और थोड़ी देर अगर आप इनहेल एक्सहेल सेम गति से करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए। तो आपको ये सब ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं बैठ के एक बार आपको भ्रामरी प्राणायाम बता देती हूँ क्योंकि आपने स्ट्रेस के बारे में बात की और स्ट्रेस के लिए भ्रामरी बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। तो सबसे पहले सन्मुखी मुद्रा लेंगे जिसमें हमारी फर्स्ट फिंगर को हम आईब्राउज पर रखते हैं, मिडिल फिंगर को हम रखते हैं अपने आईज के ऊपर, जो रिंग फिंगर है अराउंड द नॉस्ट्रिल, और लिटिल फिंगर को लिप्स के आसपास रखते हैं। इनहेल नोज से करेंगे और एक्सहेल करते समय जो आपकी टंग है उसे रोल कर लेंगे अंदर की तरफ, जो आपके माउथ का पैलेट है उस पर लगा देंगे और बी हमिंग साउंड निकालेंगे
और अपने अंगूठों से कानों को बंद कर लेंगे। तो एक बार करके दिखा देते हैं हम आपको जल्दी से। एक तो ये आपकी एकाग्रता को भी बढ़ाता है ये प्राणायाम, और साथ ही आपके स्ट्रेस को बिल्कुल कम कर देता है। तो इस तरह के अगर आप योगासन और प्राणायाम करते हैं तो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगे। पश्चिमोत्तानासन की बात की थी आपने शुरुआत में, वो भी कर सकते हैं आप। इसके साथ में एक सिंपल सा आसन है चाइल्ड पॉस्चर, शिशु आसन, जिसके लिए आपने सिर्फ वज्रासन में बैठना है और सामने की तरफ झुक जाना है। दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाइए और इसमें जितनी देर तक आप बैठना चाहें उतनी देर बैठ सकते हैं। अगर आप पूरा नीचे नहीं जा पाते तो इस तरह मुट्ठियां बना लीजिए एक के ऊपर एक और उस पर अपना सर रख दीजिए। जिनको भी हाई बीपी का इशू है उनको सर जमीन तक नहीं लेके जाना है, उनको सर के नीचे कुछ सपोर्ट जरूर रख लेना चाहिए। एंड देन इनहेल करते हुए ऊपर आ जाइए और किसी भी कंफर्टेबल मुद्रा में आसन में आप बैठ जाइए, चाहे वो मेरी तरह अर्ध सिद्धासन हो या सुखासन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी एक और बात है, किसी और के साथ कंपटीशन मत कीजिए, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। यस मैम, आपने बहुत डिटेल में मतलब, और ये हमारा मकसद आपसे पूछने का यही था कि ताकि जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं वो आसन समझ जाए, मतलब सिर्फ वर्बली नहीं बल्कि आप प्रैक्टिकली भी देख लें कैसे आप प्राणायाम कर सकते हैं और अलग अलग तरह के आसन कर सकते हैं जिससे आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी। लेकिन अब मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे होगा मैम अपेक्षा जी, कि योग का सबसे बड़ा दुश्मन है मोटापा, और मोटापे की वजह से योग के बहुत सारे आसन आप नहीं कर पाते हैं, तोंद की वजह से, मोटापे की वजह से। जैसे प्राणायाम में अभी मैम ने बताया कि आप हाथ को कैसे नीचे अपने पैर को छुएं ऐसे स्ट्रेट में, लेकिन जिनकी टमी होती है थोड़ा वो कर ही नहीं पाते हैं और इसके 2-3 बार करते हैं, जब नहीं हो पाता है उनसे तो फिर वो योग से दूरी बना लेते हैं। तो अब ये चूंकि एक कॉमन प्रॉब्लम है आज के वक्त में, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि पहले उस दुश्मन को हराया जाए, मारा जाए और तब योग की तरफ बढ़ाया जाए। तो मोटापा, तोंद, इसको कम करने के लिए, वेट कम करने के लिए मैम सबसे उपयुक्त आसन कौन सा है? अगर आप भी करके बता पाए तो ये ज्यादा आसानी होगी हमारे लिए समझने में कि हमें यही करना है मोटापा कम करने के लिए, वजन कम करने के लिए, तोंद कम करने के लिए। पहले तो आपने बोला कि योग का सबसे बड़ा दुश्मन है मोटापा। मैं बोलना चाहूंगी कि मोटापा योग का दुश्मन नहीं है, मोटापा हमारी सेहत का दुश्मन है, ठीक है? और योग से मोटापा कैसे कम होता है? वेट लॉस के लिए बहुत लोग योगा करते हैं। आई वुड जस्ट लाइक टू से, जो वेट लॉस होता है वो योगा से होगा ही होगा। ऐसे नहीं है कि आपको कुछ स्पेशल करना है। ऑफ कोर्स जब आप बहुत ज्यादा वेट गेन कर चुके हैं, योगा ऐसी प्रैक्टिस है कि अगर आप ठीक से कर रहे हैं तो चाहे आप चाहें या ना चाहें वो आपके वेट को एक आइडियल वेट पे लाएगा। अगर आप कमजोर हैं तो आपके वेट को बढ़ाएगा भी योगा। अगर आप बहुत ज्यादा वेट गेन कर चुके हैं तो ठीक से अगर आप सही तरीके से किसी सही गुरु के अंडर में प्रैक्टिस कर रहे हैं और सही तरीके से अगर योग का प्रैक्टिस हो रहा है आपका, तो वेट आपका जरूर कम होगा। पर मैं कुछ सरल आसन फिर भी बता देती हूँ क्योंकि आपने रिक्वेस्ट किया है। एक हो गया आपका वज्रासन। जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है उनसे मुश्किल होगा। सॉरी, मेरा थोड़ा सा, मुझे पता नहीं था कि हमें दिखाना है करके। तो वज्रासन में आप बैठेंगे, आपकी एड़ियां थोड़ी सी खुली होंगी, दोनों हाथ घुटनों पे, बैक सीधी, और सिर्फ यहाँ पे सांस लेंगे। कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, इस आसन में बैठिए। योग की सबसे स्पेशल बात यह है कि अगर आप सिंपल आसन, उनके बेसिक लेवल के भी आसन अगर आप बहुत ज्यादा समय तक करेंगे, उसमें और ज्यादा एक्सपर्टीज के साथ करेंगे, तो वो भी आपको बहुत बड़ा फायदा दे देते हैं। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो आप इमीडिएटली खाने के बाद कर सकते हैं। बाकी सारे आपने सुना भी होगा, जब भी कोई योग अभ्यास के लिए बोलता है तो हमेशा हम बोलते हैं कि एटलीस्ट कम से कम 60 मिनट्स 90 मिनट्स तक आपने कुछ खाया हुआ नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार होता है कि हमें सारे योग
एक्सरसाइज इस तरीके की है कि आपने आगे भी झुकना है, पीछे भी झुकना है, इधर उधर हर तरह से आप पूरे मोबिलाइज हो जाते हैं। तो क्या होता है उसमें हम प्रेफर करते हैं कि आप खाली पेट योग का अभ्यास करें तो आपको बहुत फायदा होता है। पर ये वज्रासन एक आसन है जो आप इमीडिएटली खाने के बाद हर किसी को करना चाहिए। फिर जैसे कि आपने बोला ऑफिस में लोग काम करते हैं, आजकल घर से लोग काम करते हैं, उन्हें टाइम नहीं मिलता योगा करने का, पूरे टाइम डेस्क पे बैठने का काम है, कैसे वेट लॉस करें। पहले तो सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने खाने का ध्यान रखें और अच्छा खाना खाएं, ठीक है। दूसरी चीज ये कि योग ऐसी चीज है जो आप काम करते हुए भी बस 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और थोड़ी अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लीजिए। जब भी आप बैठे हैं कहीं पे भी काम करने के लिए, आपको एक चीज हमेशा याद रखनी कि आपकी पीठ हमेशा सीधी रहे, ठीक है। तो जैसे कि हम अगर चेयर पे बैठे हैं तो नॉर्मल बैठने की जगह हमने एक पैर अपना चेयर के ऊपर रख लिया, दूसरा पैर नीचे, और फिर इसको थोड़ी देर बाद खुद ही आपकी बॉडी आपको बताएगी कि अब चेंज कर लेते हैं पैर को, एक पैर सोने वाला है, ठीक है। तो इससे क्या होता है बैक आपकी सीधी रहती है, और जब आपकी बैक सीधी रहती है, आपकी बॉडी अलाइन रहती है, तो काफी सारे रोगों से आप ऐसे ही बिना कुछ और एफर्ट किए लड़ जाते हैं, ठीक है। तो हमारा पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपने आपकी जो उम्र है वो आपकी रीढ़ की हड्डी डिफाइन करती है। अगर आपकी बैक स्ट्रांग है मतलब आप यंग, बिल्कुल ये है बिल्कुल यंग मैम। रहने का। ओके, दो बातें क्लियर हो गई हैं कि कोरोना से रिकवरी के बाद आपको किस तरह का योग करना है, कोरोना ना हो उसके लिए किस तरह का योग करना है, और एक और महत्वपूर्ण बात यह कि मोटापा वजन कम करने के लिए आपको क्या करना है। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात जो अभी के वक्त में बहुत ज़रूरी है जानना कि बीपी और शुगर ये बहुत कॉमन बीमारी होती जा रही है अभी के लाइफ स्टाइल में। तो अब मैम जरा आप ये बताएं आचार्य प्रतिष्ठा शर्मा जी कि बीपी शुगर को कंट्रोल रखने के लिए कौन से आसन किए जाएं ताकि, अच्छा लगता है हमारा संपर्क अभी प्रतिष्ठा जी से नहीं हो पा रहा है। वंदना जी आप बताएं मैम कि बीपी शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए कौन सा योग किया जाए। सबसे पहले मैं बीपी के बारे में बात करती हूँ क्योंकि आजकल आधे से ज़्यादा लोगों मेरे पास आते हैं और बताते हैं कि उनको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली उसका एक बहुत बड़ा कारण स्ट्रेस तो है ही, साथ में उसको योग से कैसे नियंत्रण में रखा जा सकता है वो मैं बता देती हूँ। सिंपल आसन करने हैं, जैसे अभी अपेक्षा ने भी बताया था कि जितने आप सिंपल आसन करके फ़ायदा पा सकते हैं उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको अपसाइड डाउन हो जाना है या शीर्षासन करने की ही ज़रूरत है। तो सिंपली आप क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठ जाएं, जैसे हम आलती पालती मार के सुखासन में बैठते हैं उस तरह बैठ जाएं, और जो हमारी सांसें हैं उनको डीप ब्रीदिंग लें, रोकना नहीं है, होल्ड नहीं करना है। कपालभाति अगर करना चाहते हैं तो कपालभाति बहुत धीमी गति से करना है जिनका बीपी हाई है उन लोगों को। साथ ही अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो हर कोई कर सकता है, ज़्यादातर उन्हें करना भी चाहिए, लेकिन किसी भी तरह का रिटेंशन नहीं, यानी कि ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है किसी भी वक्त। अब मैं बात करती हूँ आसनों की। तो मैंने अभी चाइल्ड पोस्चर दिखाया था, शिशु आसन, उसको ज़रूर करना चाहिए। तो हाथ पे हाथ रख के पश्चिमोत्तानासन मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है। वो भी एक बहुत अच्छा आसन है, लेकिन आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना है। तो पश्चिमोत्तानासन करने के लिए आप इस तरह सीधे बैठ जाएंगे, दंडासन में अपने पैरों को सीधा रख के इनहेल कीजिए। वैसे हम पश्चिम उत्तानासन में ट्रेडिशनली हाथ ऊपर करके जाते हैं, बट बीपी वाले लोगों के लिए मैं नहीं चाहती कि वो हाथ ऊपर करें। वो सिर्फ अपनी थाइस पर इस तरह हाथ रख लें और एक्सेल करते हुए अपनी कमर से नीचे की तरफ जाने की कोशिश करें। अगर पॉसिबल है उनका पूरी तरह से नीचे जाना तो यहाँ तक जाएं। आपने पहले एक बात की थी जिनकी तोंद है या इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है वो ना जा पाए, फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं है तो ना जा पाए, यहाँ पर रुकें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस तरह से कभी भी अपनी कमर को, अपनी पीठ को, रीढ़ की हड्डी को मोड़ना नहीं है। अगर आपकी ये लिमिट है तो आप यहाँ रुकें, यहाँ जा सकते हैं तो यहाँ, और धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप 100% यहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। ये तो रहा हमारा पश्चिमोत्तानासन जो कि बीपी वालों को करना है और शुगर वालों को भी करना है। इसके साथ में हम बताएंगे आपको जितने भी ट्विस्टिंग पॉस्चर्स होते हैं, जैसे अर्ध मत्स्येंद्र आसन है या भरद्वाज आसन है, वो भी कर सकते हैं, स्पेशली डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो लोग। तो मैं आपको बताती हूँ सिंपल वाला, क्योंकि मुझे लगता है भरद्वाज ट्विस्ट ज़्यादा इजीली कर लेते हैं लोग। उसके बाद मत्स्येंद्र आसन भी मैं आपको बता दूंगी। इस तरह से पैर सीधा रख के बैठ जाएं,
अर्ध वज्रासन में अपना राइट पैर को मोड़ें और अर्ध पद्मासन में मोड़ेंगे आपका लेफ्ट पैर। इनहेल करके राइट आर्म को ऊपर उठाएंगे और एक्सहेल करके आपका जो लेफ्ट नी है उसे पकड़ेंगे और उसे ऊपर की तरफ खींचिए और नी से अपने हाथ को नीचे की तरफ दबाइए। जो आपका लेफ्ट हाथ है उसे पीछे से घुमाइए कमर से और अपने लेफ्ट पैर का अंगूठा पकड़ लीजिए। अगर समस्या है अंगूठा पकड़ने में कोई बात नहीं, आपको स्ट्रैप का इस्तेमाल कर ले, यहाँ तक भी आपका हाथ पहुँचता है तो भी ठीक है, उसके पीछे भी रहता है कमर के तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको अंगूठा पकड़ने के लिए किसी भी स्ट्रैप का या टॉल का, हैंकी, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके बाद खींचिए और इनहेल कीजिए, एक अच्छा लंबा गहरा सांस भरिए और एक्सहेल करते हुए पीछे की तरफ सिर्फ टॉर्सो से, कमर के ऊपर के हिस्से से पीछे की तरफ मुड़ना है और अपने लेफ्ट शोल्डर की तरफ से पीछे दीवार को देखना है। तो आपको एक बड़ा अच्छा ट्विस्ट महसूस होगा आपके पेट में। ये बहुत ही अच्छा आसन है। एक्सहेल करके सबसे पहले गर्दन को मोड़ना है और फिर ट्विस्ट को रिलीज करना है, देन पैरों को। तो मैं बता रही थी ये बहुत ही अच्छा आसन है डायबिटीज़ के लिए। ये बहुत ज़्यादा अच्छा आसन है जिन लोग को कॉन्स्टिपेशन का या पेट की और बहुत सारी समस्याएं जैसे एसिडिटी है, गैस का इशू है, इसकी प्रॉब्लम रहती है। साथ ही आपका पूरा मेरुदंड जो रीढ़ की हड्डी है उसको लचीला बनाने के लिए बहुत अच्छा आसन है। तो एक तरफ करने के बाद ज़रूरी है कि दूसरी तरफ भी करें, बट दूसरी तरफ मैं आपको अर्ध मत्स्य आसन दिखा देती हूँ। तो इनमें से जो आपके लिए कंफर्टेबल हो वो आप कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने दोनों पैरों को इस तरह मोड़िए। राइट पैर जो है उसको आप पीछे की तरफ से, एक्चुअली मैं दूसरी तरफ दिखा देती हूँ। लेफ्ट पैर जो है उसको राइट हिप के पास रखिए और राइट पैर को बाहर की तरफ, अगर पॉसिबल है, नहीं तो थोड़ा आगे भी रख सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाथ को पीछे लेके जाएंगे राइट हाथ को, जिससे कि आपके बैक को सीधे रहने में सपोर्ट मिले। इनहेल करके लेफ्ट आर्म को उठाएंगे और जो आपकी कोहनी है उसे राइट नी के बाहर लेकर आएंगे। अगर यहाँ पहुँच सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुँच सकते तो इस तरह भी पकड़ सकते हैं। मेक श्योर कि आपकी जो कमर है वो पूरी सीधी रहे, पीठ पूरी सीधी रहे और लगातार आपके घुटने को आपके शोल्डर के पास खींचने की कोशिश कीजिए अपने हाथ से और घुटने से हाथ को पीछे ढकेलने की, जिससे आपको अच्छा ट्विस्ट महसूस होगा स्टमक में। बहुत ही अच्छा आसन है पेट की चर्बी कम करने के लिए भी। अगर आप यहाँ आ सकते हैं फिर भी आपको अगेंस्ट पुश करना है एक दूसरे के। अगर आप घुटना पकड़ सकते हैं या पैर का पंजा पकड़ सकते हो तो पकड़िए एंड देन लुक ओवर योर राइट शोल्डर टू द बैक वॉल। और रिलीज करने का तरीका सेम है। सबसे पहले गर्दन रिलीज करेंगे, फिर ट्विस्ट रिलीज करेंगे और फिर पैरों को रिलीज करेंगे। जैसे मैं एक न्यू मदर हूँ, मेरी बच्ची अभी 2 महीने की है। yes, तो मम्मियों को बहुत टेंशन हो जाती है वेट लूज करने की। जैसे ही बच्चा होता है लगता है कि अरे पुराने कपड़े फिट नहीं हो रहे हैं, हमारा पेट नहीं जा रहा है। तो ये आसन उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। ठीक बात है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया वंदना गुप्ता जी आपका, अपेक्षा नौटियाल जी आपका। आप लोगों ने बहुत ही डिटेल में और बहुत स्पेसिफिक सवालों का जवाब दिया कि कौन से आसन कब करने चाहिए, किस चीज़ के लिए करने चाहिए। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप योग करें, क्योंकि मतलब हेल्दी रहने के लिए इससे अच्छा तरीका और कुछ हो नहीं सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।